वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लोकसभा चुनाव के चौथे और पांचवें चरण की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिस पर देश के लोगों का ध्यान है, और ये जो सीटें ये सुर्खियों में हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार चुनाव लड़ने के लिए अमेठी की जगह रायबरेली की सीट को चुना है। उसके अलावा वहां पर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से उनका जो है वो मुकाबला है। वहीं अमेठी की सीट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त जो आदमी थे केएल शर्मा वहां चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और अगर हम देखें, चुनाव प्रचार लगातार चल ही रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कमान है प्रियंका गांधी के पास है, मतलब दोनों सीटों की कमान, और उनकी टीम वहां पर पहुंच भी चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कन्नौज के अंदर, जो एक और महत्वपूर्ण सीट है जहां पर सीधे अखिलेश यादव चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। ये ऐसे सीटें हैं जो हर कोई देख रहा है, हर किसी की नज़र यहां पर है कि आखिर होगा क्या। प्रतिष्ठा की सीटें हैं सभी के लिए, और वहां पर जो जनता की चर्चा है और जो वहां पर वास्तविक स्थितियां हैं, क्या वास्तव में वहां जो चल रहा है, जिसे लेकर हर किसी के दिल में उत्सुकता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है, उसी को लेकर आज हमारी ये खास चर्चा है कि आखिर इन 3 सीटों पर चल क्या रहा है, लोगों के बीच में क्या है, कितने नेताओं की जुबान पर वहां पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हैं, कितने नेता वहां पर जा रहे हैं और कितने लोग वहां पर इस चुनाव में सक्रिय भागीदारी में हैं। बहुत सारी चीजें हमारे साथ। हमारे संवाददाता हैं रायबरेली से विजय सिंह, हमारे साथ विवेक दीक्षित हैं कन्नौज से हमारे संवाददाता, हमारे साथ एक और विजय सिंह अमेठी से हैं हमारे संवाददाता, और हमारे साथ वरिष्ठ जो हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, स्टेट हेड हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 सीटें हैं जिसे लेकर हर कोई आज चर्चा भी कर रहा है। मैं सबसे पहले राघवेंद्र आपके पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र, वैसे तो बात लखनऊ की भी होनी चाहिए क्योंकि राजनाथ सिंह जी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़ा कद हैं। तो ऐसे में अगर चर्चाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं लखनऊ से ले लेता हूं और उसके बाद आपसे जानूंगा कि आखिर कन्नौज और अमेठी और रायबरेली को लेकर लखनऊ में क्या चर्चाएं हैं, लखनऊ के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समाज सेवी हैं, वो क्या सोचते हैं। राघवेंद्र। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े काडर के नेता हैं। और उत्तर प्रदेश में एक तरह से ये कहा जाए कि टॉप 10 नेताओं की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की बात की जाए तो उसमें राजनाथ सिंह कुमार शामिल। अब राजनाथ सिंह की बात करते हैं कि जो लखनऊ लोकसभा सीट पे वो यहाँ पे क्या माहौल है, आखिर जीत की तरफ कौन अग्रसर है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं रह जाती कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, रविदास मल्होत्रा, उनको टक्कर देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह न तो उतना बड़ा कद है रविदास मल्होत्रा का और न ही उतना बड़ा जनाधार जनता का उतना बड़ा फेस है कि ये दिखाई दे कि राजनाथ सिंह को कोई बड़ी चुनौती मिल रही है। तो एक तरह से क्लियर कट राजनाथ सिंह का इतना बड़ा होता है कि वो जीत, कितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे, इस पे उनका फोकस है कि हमारे जीत का आंकड़ा क्या होगा, कितने अच्छा, लाख राघवेंद्र, बड़े कद की बात की आपने कि कोई बहुत बड़ा कद उनके सामने नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी का कद इतना बड़ा हो गया है कि उनके सामने कोई बड़े कद का नेता आना नहीं चाहता था, या वास्तव में किसी का बड़ा कद उतना नहीं है विपक्ष के अंदर कि वो राजनाथ सिंह जी के सामने ताल ठोक सके। इस तरीके की भी चर्चाएं हो रही होगी। इस तरह से दोनों बातें हैं। एक तो जो नेता है विपक्षी पार्टी में, वो राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव में उतरना भी नहीं चाहते थे, और समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा को उतारा है। तो रविदास मल्होत्रा का कुछ क्षेत्र जो है लखनऊ का, उस पे उनका है कि उनकी वहां पे मजबूती देखने को मिलती है, व्यापारियों में उनकी मजबूती देखने को मिलती है। और चूंकि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा उपयुक्त उम्मीदवार एक तरह से दिया राजनाथ सिंह के खिलाफ। लेकिन राजनाथ सिंह के खिलाफ रविदास मल्होत्रा कहीं टिकते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस तरह भी नकल विहीन परीक्षा और कुछ काम यहाँ पे ऐसा किए थे कि जनता के बीच में लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी डिमांड रहती है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनको काफी पसंद करती है। और विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हम, चाहे चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं,
कारण जो भी रहा हो, बहुत मजबूत उम्मीदवार राजनाथ सिंह के खिलाफ नहीं उतार पाई है विपक्ष। इसके साथ अच्छा, अगर हम हाँ राघवेंद्र, ये तो हो गई राजनाथ सिंह जी की, क्योंकि राजनाथ सिंह का कद बढ़ा है तो शायद वहां पर बहुत सारी चर्चाएं ना भी हो। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, कन्नौज को लेकर लखनऊ क्या कह रहा है, उसके अलावा रायबरेली को लेकर लखनऊ के अंदर क्या चर्चाएं चलती दिखती हैं, और एक और महत्वपूर्ण अमेठी के अंदर, क्योंकि तीनों सीटों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारी उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। और अगर हम गणित को देखें, क्योंकि गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है तो योगी का जो चेहरा है वो बहुत बड़ा चेहरा हो जाता है। तो ऐसे में उन 3 सीटों को लेकर आपको क्या लगता है कि वहां जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर क्या चर्चाएं हैं, क्योंकि आज बात चर्चाओं की है, चर्चा पर बात करते हैं। हम कन्नौज चुनाव की करें कि आखिर इसको लेकर चर्चा क्या है, वहां बाजी कौन मारेगा, तो हम पिछले चुनाव की बात करें। पिछले चुनाव में जब सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे, डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। हाँ। और देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव 2014 के बाद से आया है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभार्थियों का एक वोट बैंक तैयार किया गया, जो हर जाति, धर्म, पंथ, मजहब को तोड़ते हुए जिसको भी चाहा उसे सरकार बनाया, चाहे रिपीट करने की बात हो या उपचुनाव की बात हो, आम चुनाव की बात हो। कन्नौज की हम बात करें तो अखिलेश यादव पहले तेज प्रताप यादव को लड़ाने के लिए टिकट दिए थे कि लड़ेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव खुद मैदान में आए और उनका एक बयान कि कन्नौज की जनता उपचुनाव में तेज प्रताप को सांसद बनाना चाहती है, ये भी उनके लिए बड़ा सेल्फ गोल था। और वहां की जनता भी ये मानने लगी कि हो सकता है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव जीते तो यहाँ से वो सीट छोड़ दें और फिर उपचुनाव हो और तेज प्रताप को समाजवादी पार्टी फिर से प्रत्याशी बनाए। तो उसका भी नुकसान देखने को मिल रहा है। और वहां पे जो चर्चा है लखनऊ से लेकर कन्नौज तक की हम बात कर लें, तो जो लाभार्थियों की संख्या है और जो मोदी को, योगी की नीतियों को अगर हम पिछले 7 साल की बात कर लें, जिस तरह अपराधियों माफियाओं का सफाया प्रदेश से किया गया, गरीबों की योजनाएं जो थी सीधे बेनिफिट उनके अकाउंट में जिस तरह से पहुंचाए गए, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया गया, शायद भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी इसी पे बैटिंग भी करते हुए दिखाई दे रही है। सुरक्षा की बात करिए, गरीबों की बात कर रही है, राशन की बात कर लीजिए, शासन की बात कर लीजिए, तो अनुशासन मतलब की बात कर लीजिए। कन्नौज में भी जो कानून व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा हो सकती है, आपको नजर आ रहा है कि कन्नौज के अंदर भी ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जी, मैं यही ये एक कह बड़ा रहा था। हथियार बीजेपी के पास है ये। जी, कन्नौज में भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कठिन चुनौती अखिलेश यादव के सामने पेश कर दी है। और अखिलेश यादव यही कारण था कि अपनी सीट जीतने के लिए और अपनी पत्नी डिम्पल यादव की सीट मैनपुरी में जीतने के लिए शायद प्रदेश के अन्य जो जिले हैं जितना प्रचार उनको करना चाहिए था उतना प्रचार नहीं कर पाए। एक तो समाजवादी पार्टी में अब उस काडर के नेता भी कम बचे हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ करते थे। तो समाजवादी पार्टी को ढोना भी अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। 80 लोकसभा सीटों पे जाना, चुनाव लड़ना, प्रचार करना उनके लिए एक चुनौती है। और ऐसे में कन्नौज में एक ऐसी चुनौती मिली है जिसे पार पाना इतना आसान भी नहीं होगा अखिलेश यादव के लिए। अच्छा राघवेंद्र, अभी आपके पास आएंगे क्योंकि अभी अमेठी और रायबरेली की बात भी करनी है, लेकिन मैं सीधा सबसे पहले अमेठी चलता हूं। विजय जी क्या लगता है आपको, अमेठी के अंदर आज हर किसी की नजर है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अमेठी में चर्चाएं क्या हैं, अमेठी में वो जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या है, अमेठी किन मुद्दों पर वोट कर सकती है, और अमेठी का जो फैक्टर है, जो जिस तरीके से किशोरी लाल शर्मा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे लेकर वहां की जनता क्या सोचती है, स्मृति ईरानी को लेकर वहां की जनता क्या सोचती है, क्योंकि फील्ड में आप हैं, बहुत सारी खबरें आपके पास रहेंगी, तो राजनीतिक गलियारे किन खबरों से ज्यादा गर्म है और वहां पर जो मुद्दे हैं वास्तव में वो कौन कौन से हैं जिसे लेकर वहां पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो रही है। विजय जी, आपको बता दें अमेठी में इस बार जो है मुकाबला काफी रोमांचक होगा, क्योंकि हर आदमी का के.एल. शर्मा जी यहाँ खड़े हुए हैं, स्मृति ईरानी यहाँ लगातार 14 से बनी हुई है और लोगों के बीच में जाती रही हैं, लोगों से उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है। महिलाओं के से जिस तरीके से वो बीच में जाके घुल मिल जाती हैं, बच्चियों के बीच में जाके घुल मिल जाती हैं, और विकास के मुद्दे विकास के ही हैं यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ, 4 लेन का निर्माण हुआ, 6 लेन का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है कि अगर फिर से स्मृति ईरानी आती हैं तो अमेठी का और विकास होगा। रही बात के.एल. शर्मा की, तो वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार स्मृति ईरानी के ऊपर हमलावर रहती हैं,
तो जनता के बीच में 50-50 का रहता है कि कोई कहता है कांग्रेस जीतेगी, कोई कहता है स्मृति ईरानी जीतेगी। नहीं, विजय आपको क्या लगता है? विजय क्या लगता है कि जो केएल शर्मा वाला जो दांव खेला है कांग्रेस ने, और प्रियंका खुद पूरे चुनाव को संभाल रही है, नजर रख रही है, तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहां पर आ सकता है? अमेठी के अंदर कुछ नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं? जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं यह था कि राहुल या प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ। बल्कि जबकि ऐसा ना होकर केएल शर्मा को यहाँ से चुनाव लड़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मायूसी है। बहरहाल वो लगातार अपने प्रचार में लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो को बता रहे हैं कि क्या क्या करेंगे अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो। अच्छा विजय, एक चीज और है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि केएल शर्मा लगातार अमेठी बने रहे, क्योंकि वो भी वर्षों से वहां पे हैं, तो क्या उसका कोई फायदा उनको मिल सकता है? जी, अगर लगातार बने रहने वाली बात की जाए तो 14 में जैसे राहुल गांधी जीते थे यहाँ से, तब भी वो यहाँ नहीं दिखाई पड़े। केएल शर्मा एक आध बार आए थे। बहरहाल उनके वो 40 साल कहते तो हैं कि हमारा यहाँ से जुड़ाव था, मगर वो ना के बराबर यहाँ दिखाई पड़ते थे। बाकी 14 से स्मृति ईरानी यहाँ पर लगातार कोई भी साल में महीने ऐसा नहीं जाता था जिसमें उनसे 2-4-10 दौरे ना होते हो रहे हो। बहरहाल इस समय तो 1-1.5 महीने से लगातार यहीं पर अपने आवास पर जमी हुई हैं। अच्छा विजय, अगर आप देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिससे लेकर केएल शर्मा मैदान में होंगे। चलिए, प्रियंका गांधी जी लगातार वहां पर हावी रहती हैं, आक्रामक रहती हैं, तो अपना है, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि केएल शर्मा जैसे व्यक्ति कौन सी बातों को लेकर वहां पर जनता के बीच में जा रहे हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें वो उठा रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए? उसके अलावा स्मृति ईरानी की जो ठोस एक पकड़ है वो क्या है? जी, स्मृति ईरानी की अगर ठोस पकड़ की बात की जाए तो चाहे उनके पास छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़े आदमी हो, किसी के लिए कोई भी प्रकार का रोक नहीं रहता है। वो आदमी जाता है, अपनी बात को रखता है, वो उनकी समस्याओं को सुनती है, उसका तत्काल निस्तारण भी करती हैं। और रही बात केएल शर्मा के अपने जो वो विकास की बात करते हैं, बहरहाल इस तरीके का अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है कि हम अमेठी में जीतेंगे तो क्या करेंगे या क्या बनवाएंगे। जी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं अभी। चलिए, मैं रायबरेली से भी एक और विजय सिंह है। विजय, रायबरेली के अंदर तो बहुत सारी तिगड़मबाजी लगी हुई है, वहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे पुराने जो दुश्मन है वो आज दोस्त भी बन गए हैं, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। तो रायबरेली को लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार दिनेश प्रताप सिंह कितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी को दे सकते हैं, और राहुल गांधी का रायबरेली आना कितना कारागार उनके लिए साबित हो सकता है? क्या लगता है, जनता क्या कहती है? जनता का मानना है कि जिस तरह राहुल गांधी रायबरेली आए हैं, रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह एक लोकल हैं। वो लगभग हर जनता से जुड़े रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, क्योंकि किसान हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए राहुल को एक बड़ी चुनौती है दिनेश प्रताप सिंह सामने देखने के लिए। लेकिन बात की जाए समीकरण, जाति समीकरण का, तो जाति समीकरण में जिस तरह से ब्राह्मण नाराज हुआ है, क्योंकि पहले सब लोग को कयास लगा रहे थे कि मनोज पांडे को फिर टिकट मिलेगा, लेकिन भाजपा से मनोज पांडे को टिकट ना मिलने से ब्राह्मण जाति इस बार कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव कर रही है। मतलब आपको विजय लगता है कि मनोज पांडे जो हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर रायबरेली के अंदर है? जी, मनोज पांडे एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस के साथ मनोज पांडे थे, इंडिया गठबंधन में थे, पिछली बार भी कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन इस बार भाजपा में उन्होंने भाजपा के साथ तो है, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे, न कहीं प्रचार कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। ब्राह्मण चेहरा भी उनके साथ है, ब्राह्मण चेहरा बड़ा चेहरा है, लेकिन सारे ब्राह्मण इस चीज को लेकर नाराज हैं कि क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह को टिकट मिलने से। मतलब आपको लगता है, आप तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर है वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। उसके अलावा अदिति सिंह भी वहां पर एक बड़ा फैक्टर है विजय, उससे लेकर क्या लगता है आपको, कितना बेनिफिट जो है वो दिनेश प्रताप सिंह को मिलेगा? अदिति की बात की जाए तो अदिति सिंह ना नामांकन में दिखी, ना कहीं क्षेत्र में दिख रही। अदिति भी इस बार दिनेश सिंह के साथ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मतलब आपको लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह क्या अकेले ही चुनाव ताल ठोके नजर आ रहे हैं? जी, सिर्फ अकेले चुनाव ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह के साथ कोई बड़ा चेहरा रायबरेली से नहीं दिख रहा है। पर ऐसा कहा जा रहा था, जिस तरीके की बातें हो रही थी, कि जो तीनों लोग हैं उनको बैठाकर बात करा दी गई है। मनोज पांडे लगातार इस बात को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मनोज पांडे पूरी ताकत के साथ
दिनेश प्रताप सिंह के साथ हैं। उसके अलावा अदिति सिंह वाला फैक्टर भी बताया जा रहा है कि वो भी दिनेश प्रताप सिंह के साथ हैं। ग्राउंड पे कहीं नहीं दिख रही है, ग्राउंड पे कहीं नहीं दिख रही है, सिर्फ बातें हो, बैठक कुछ, ग्राउंड पे कहीं नहीं दिख रहे हैं दोनों लोग। अच्छा विजय, अगर बात करें राहुल गांधी को लेकर, तो राहुल गांधी को लेकर रायबरेली की जनता के अंदर क्या लगता है आपको कि क्या राहुल गांधी से जो रायबरेली की जनता है उनको उम्मीदें जग रही है? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके का एक मैसेज जा रहा है। गांधी परिवार का रायबरेली से पुराना नाता रहा, लेकिन जिस तरह से प्रियंका ने कमान संभाली, 8-9 जनसभाएं की हैं, नुक्कड़ जनसभाएं, राहुल जनसभाएं की हैं, प्रियंका गांधी के उतरने से एक अलग दिलचस्पी लोगों के अंदर दिखाई दी आज। तो वहां का जो गणित है वो गड़बड़ाया दिखता है आपको? आपको लगता है कि इस बार वहां कठिन चुनौती आएगी या कुछ और वहां के जो सितारे हैं कह रहे हैं? भाजपा के लिए एक कठिन चुनौती है यहाँ से, रायबरेली से कठिन चुनौती है। विवेक दीक्षित भी हमारे साथ है कन्नौज से। विवेक, कन्नौज के अंदर लगता क्या है? क्योंकि जिस तरीके से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कन्नौज को लेकर बहुत सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर वहां पर वो कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर दोनों दल आमने सामने चल रहे हैं? कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दे सीधे चल रहे हैं। एक तो संविधान बचाओ, इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा भी दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या जनता के बीच हम गए हैं कई जगह, तो सीधा सा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अराजकता गुंडई हुई है उसके विरोध में, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने में राम मंदिर के नाम को लेकर अधिक मतदान करने को। कहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चुनाव मैदान में है और हर रोज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी दल, दोनों दल लगातार अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से भी एक प्रत्याशी जो कि कानपुर के निवासी हैं, वो भी यहाँ से मैदान में है। उसी के तहत कल मायावती की एक जनसभा को संबोधित करने आ रही है। वहीं आज अमित शाह द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा निशाना बोला गया और साथ ही अब यहाँ सीधा दिख रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर आमने सामने है। मतलब आमने सामने जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में है। खैर, बसपा की बात इस बार बहुत सारे लोग, इतने लोगों से मेरी वार्ता जो चल रही है उसमें बसपा को कोई लेकर नहीं आ रहा। नावेद शिको साहब भी हमारे साथ हैं। नावेद शिको साहब, ये तो एक चर्चा थी तीनों चारों लोगों से कि उनसे एक जमीनी गणित को समझा जाए। यहाँ नावेद शिको साहब, कुछ चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है? क्योंकि 3 सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो इस बार जिस तरीके की बातें अमेठी के अंदर हो रही है, अमेठी के अंदर जातिगत समीकरणों को अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव में जातियां भी हावी रहेंगी, जातिगत चीजें भी हावी रहेंगी। उसके अलावा अगर आप देखें रायबरेली की हम बात कर रहे थे, तो रायबरेली के अंदर ऐसा कहा जा रहा था कि दिनेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अदिति सिंह अगर साथ आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चेतावनी होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन वहां पर जिस तरीके की बातें सामने आई हैं उसमें आया है कि अभी तक जो तीनों का तालमेल है वो दिखा नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में हम वहां पर भी बात करेंगे। उसके अलावा अगर कन्नौज की हम बात करें, कन्नौज को लेकर वो कौन से फैक्टर, कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के अंदर जो समाजवादी का बड़ा चेहरा है उसको हिला सकती है। और एक और बात, एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण थी नावेद जी, वो ये है कि ये जो चेहरे आए हैं, चाहे वो अखिलेश जी का चेहरा हो, चाहे वो राहुल जी का चेहरा हो, ये चेहरे जब आए हैं, जब 2 फेज के अंदर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को, कि जो इंडिया गठबंधन है वो थोड़ा सा बढ़त ले रहा है, इस तरीके की बातें आई, उसके बाद बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतरे, उस पर भी आप ही से बात करेंगे। नावेद जी, जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खिलाफ, उसके 2 महत्वपूर्ण जो दल हैं वो समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का विपक्षी दल है और उसके साथ कांग्रेस जो राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ा चुनाव, मतलब एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। तो इंडिया गठबंधन के ये दोनों दलों के 2 बड़े नेताओं का आपने जिक्र किया है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जिनकी सीट की बात आपने कही, और दूसरे अखिलेश यादव। इन दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है और इन दोनों की ताकत के बूते पर ही उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भाजपा को टक्कर देने की कोशिश की जा रही है।
बात राहुल गांधी की अगर की जाए तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उत्तर प्रदेश ने उनको नकारा था पिछले लोकसभा चुनाव में। वहां से नकारा था जो उनका घर था, उस लोकसभा क्षेत्र से नकारा था जो दशकों से कांग्रेसी गढ़ हुआ करता था, जहां कांग्रेस को लेकर बड़ा विश्वास जनता में हुआ करता था। लंबे समय तक कांग्रेस को वहां की अमेठी की जनता जो है वो जिताती रही थी। अमेठी में उनको स्मृति ईरानी ने हरा दिया। स्मृति ईरानी का अगर इतिहास देखा जाए तो स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी नेता नहीं रही हैं, उनका बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा। वो एक बड़ी कलाकार हुआ करती थी, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उन्होंने संघर्ष के साथ अपना जनाधार बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में जिस सीट पर वो चुनाव लड़ी और हारी, उस सीट पर चुनाव लड़ना बड़े बड़े राजनेताओं के बस में भी नहीं था। बड़े बड़े लोगों को पसीने आ जाते थे, गैर कांग्रेसी दलों को। अमेठी में वो चुनाव लड़ी और बहुत मेहनत के साथ लड़ी। राहुल गांधी से मुकाबला करना कठिन बात इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी का वो गढ़ था, वो कांग्रेस का गढ़ था, वो नेहरू परिवार, वो गांधी परिवार का एक बड़ा गढ़ था। वहां पर वो अच्छा खासा उन्होंने वोट प्राप्त किया लेकिन हार गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो पूरे 5 साल तक उस जनता के बीच में रही, संघर्ष करती रही, जनता के साथ एक विश्वास का रिश्ता कायम किया और पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हरा के उन्होंने एक इतिहास रच दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सचमुच जो उनकी राहुल गांधी की बहन का जो एक कोटेशन है, जो एक नारा पिछले विधानसभा चुनाव में गूंजा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यानी महिलाओं का राजनीति में सफलता का एक बड़ा एक आयाम है स्मृति ईरानी का अमेठी में जीत जाना। और वो जीतने के बाद में उन्होंने 5 साल तक काम किया। यही वजह है कि जो राजकुमार कहे जाते हैं कांग्रेस के, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, जो बहुत आक्रामक नेता कहे जाते हैं, जिनको सिराकों पर पूरे देश का विपक्ष सिराकों पे लेता है, वो अमेठी छोड़ के बाहर चले गए। शायद स्मृति ईरानी का 5 साल का काम था, उनका कॉन्फिडेंस था या उनका जनता के प्रति प्यार था। ये देखिए वो सीट छोड़ने के कोई मामूली कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, उसने एक लंबे समय तक इस देश पर राज किया है, उसकी ताकत बहुत कम तो नहीं है। उसने भी कांग्रेस की तरफ से भी वहां सर्वे किया होगा, इंटरनल सर्वे आया होगा, उनके अपने कैडर का सर्वे कहीं ना कहीं आया होगा और उनको लगा होगा कि दूसरी बार अपने घर में राहुल गांधी हार जाते हैं। कौन राहुल गांधी? वो राहुल गांधी जिनके ऊपर पूरे विपक्ष का दारोमदार है, वो राहुल गांधी जो कांग्रेस का भविष्य कहे जाते हैं, वो राहुल गांधी कि अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए नाम पेश किया गया, भविष्य में कभी ऐसा इत्तेफाक हो तो शायद राहुल गांधी ही सामने आए। वो राहुल गांधी अगर अपने घर में दूसरी बार चुनाव हार जाते हैं तो ये कल्पना भी कि नहीं की जा सकती है कि उनका राजनीतिक भविष्य कुछ बेहतर है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने फैसला करके रायबरेली में उनको चुनाव पर नावेद जी, अगर आप देखें रायबरेली के अंदर, नावेद भाई लोकसभा चुनाव, बिल्कुल नावेद भाई एक और सवाल आपसे ले रहा हूं। अगर रायबरेली के अंदर राहुल गांधी गए हैं तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद प्रियंका गांधी वहां पर लड़ सकती थी, ये भी चीज थी, लेकिन वो भी तस्वीरें सामने नहीं आई और अचानक से सबसे विश्वस्त उनके आदमी कहे जाते हैं शर्मा जी, उनका चेहरा सामने आया। ये बड़ी बात आपने सवाल किया और यही मेन टर्निंग पॉइंट यही है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना के रखा। हाँ। बहुत बड़ा सस्पेंस, लास्ट टाइम तक ये तय नहीं किया कि जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिन 2 सीटों पर कांग्रेस के जीतने की थोड़ी बहुत संभावना बची है, वहां कांग्रेस किसको लड़वाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख आने वाली थी, कुछ घंटे कुछ दिन बचे थे, तब तक कांग्रेस ने एक बड़ा सस्पेंस बनाया, एक बहुत बड़ी ड्रामेबाजी हुई। इस बीच में हम लोगों ने, एक आम जनता ने, भारत की जनता ने, तमाम लोगों ने इस बात पे जब नजर रखी कि रायबरेली और अमेठी की जनता चाहती क्या है। उस वक्त टीवी चैनल के लाइव चल रहे थे, तमाम देश के लोग देख रहे थे। उस वक्त रायबरेली और अमेठी की जनता क्या कह रही थी। जनता, वो मैं पूरी जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस को वोट डालने वाले रायबरेली वाले ये कह रहे थे कि यहां हम चाहते हैं, भावुक अपील करते हैं, हमारी तमन्ना है कि यहां से प्रियंका जी लड़ें, क्योंकि सोनिया गांधी के बाद हमारी इच्छा यह है कि यहां प्रियंका को लड़ना चाहिए और प्रियंका जी को चुनावी राजनीति में आ जाना चाहिए। ये वहां के कांग्रेसियों की मांग थी,
ये उनकी मांग थी जो पोस्टर चिपकाते हैं, ये उनकी मांग थी जो वोट देने के लिए कांग्रेस के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी 100%, अगर 100 लोगों से ये सवाल ग्राउंड पे किए गए तो 100 में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कहे कि नहीं पार्टी जो फैसला करेगी हम स्वीकार करेंगे। वो बड़ी भावुकता से कह रहे थे, बड़ी जिद में कह रहे थे कि और कुछ ऐसे नजारे अमेठी भी थे, मान लिया और उनको उतारना पड़ेगा, और इसी तरह से अमेठी में ही हुआ। कुछ ऐसे ही नजारे अमेठी भी थे। नावेद भाई, अमेठी में क्या हुआ गोस्वामी जी? अमेठी की लोगों की जिद, लोगों की गलती से मैंने कह दिया, अमेठी के कांग्रेसियों की जिद थी। और अमेठी के जो वर्कर्स से कांग्रेस के, उनकी जिद थी कि यहां राहुल को लड़ना चाहिए। अगर राहुल नहीं लड़ेंगे तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भाग जाने का, रण छोड़ देने का, त्याग कर देने का, पलायन कर देने का इल्जाम लग जाएगा उनके ऊपर, उनकी राजनीति के ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता ऑन कैमरा कह रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि जहां की जनता ने एक नया एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताते हुए स्मृति दीदी को हरा दिया था और जिता दिया था, और राहुल जी को हरा दिया था। इस बार राहुल जी के जीतने के चांसेस बन सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में 2 बार से गवर्नमेंट है, हो सकता है कि संभावना बच जाए। और वहां के वर्कर्स की राय को इग्नोर करके उन्होंने अदल बदल ऐसा चेंज कर दिया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये दोनों सीटें काफी खतरे में है। और खतरे में होने का कारण जो मैं बता रहा हूं उसका लॉजिक मैं समझता हूं एक मामूली इंसान समझ सकता है। मैं भी इस बात को समझ रहा हूं कि जो वर्कर होता है, जो वोट देने वाला होता है, उसकी 100% राय यही कि यहां पर अमेठी से राहुल को लड़ना चाहिए था, प्रियंका को रायबरेली से लड़ना चाहिए था। तो ये दोनों सीटें मुझे लगता है कांग्रेस के लिए थोड़ा खतरा बनी हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है, लेकिन अभी भी चर्चा जारी रहेगी। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इन तीनों सीटों पर चल क्या रहा है, और जो बातें हो रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चर्चा है खास में, इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर रायबरेली, अमेठी और कन्नौज जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर जनता की राय क्या है, जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें क्या चर्चा है। मैं विजय सिंह रायबरेली आप ही के पास आ रहा हूँ। रायबरेली में अभी तक की बात की है सभी लोगों ने, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। आपने बताया कि वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जो चेहरा है उसके साथ कुछ लोग अभी खड़े होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें, क्योंकि बसपा की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बसपा वहाँ पर कितना इफेक्ट डाल रही है और किसे प्रभावित कर रही है, और बसपा का वहाँ पर क्या समीकरण बनता आपको दिख रहा है? जी आपको बता दूं कि बसपा का समीकरण जो है, बसपा इफेक्ट जो है वो कांग्रेस पर ही डालेंगे। तो बसपा का इफेक्ट कांग्रेस पर इसलिए जाएगा क्योंकि राशन से लेके काफी चीजें जो हैं वो बसपा के लिए फायदेदार होंगे, और कांग्रेस को उतना ही नुकसान करेगा कि बसपा का जो प्रत्याशी है वो भी यही लोकल का प्रत्याशी है, और उसने पिछली बार भी विधानसभा लड़ा था। इस बार ठाकुर प्रसाद को फिर से बसपा ने यहाँ से उतारा है। लेकिन बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन चल रहा है उसमें यादव, मौर्य, ब्राह्मण, कई जाति इस बार इंडिया गठबंधन में जुड़ के आई हैं। तो ये जो समीकरण, जाति समीकरण है, ये कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन बात की जाए बीजेपी का, तो बीजेपी यहाँ से 150 किलोमीटर अयोध्या है, उसका भी फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि राम लहर चल रही है। राम को देखते हुए यहाँ पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है कांग्रेस को। अच्छा विजय, एक चीज बताओ, अगर वहां पर मनोज सिंह और अदिति सिंह पूरी ताकत के साथ दिनेश प्रताप सिंह के साथ लगते हैं, तो क्या चुनाव जो है वो और कांटे का हो सकता है? जी, अगर अदिति सिंह और मनोज पांडे खुल के अगर दिनेश प्रताप सिंह के साथ चुनाव प्रचार करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। नहीं, आपको लगता है कि राहुल गांधी को कोई वहां पर फिर चैलेंज दे सकता है? जी, दिनेश सिंह पूरा चैलेंज दे सकते हैं अगर मनोज पांडे और अदिति सिंह, और
आपको बता दूं कि यहाँ के विधायक है, जो विधायक है धीरेन्द्र बहादुर सिंह, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं दिनेश सिंह के साथ। वो भी एक बड़ा चेहरा है, राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन वो भी ना नामांकन में दिखे, ना कहीं प्रचार करते हुए, वो भी दिनेश सिंह के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। दिनेश सिंह अकेले लड़ रहे हैं कांग्रेस से। अच्छा विजय, एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बात हो रही है इतनी सारी चीजों की, एक बात कही है नावेद जी ने कहा है कि रायबरेली की जनता जो है वो प्रियंका गांधी जी को चाहती थी कि वहां पर चुनाव लड़े। तो वर्तमान में आपको क्या दिखता है कि जनता का जो प्यार है वो प्रियंका जी के प्रति जितना था उतना राहुल गांधी जी के प्रति है, या आज भी जनता प्रियंका गांधी की बाट देख रही है? जी, उन्होंने सही कहा। आज जो नुक्कड़ जनसभाएं कर रही थी, वहां प्रियंका गांधी ने एक संबोधन में कहा है कि राहुल गांधी भी जो सांसद हैं, हम भी सांसद रहेंगे, हम दोनों लोग यहाँ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये कहा है, लोगों को भरोसा दिलाया कि हम यहाँ परमानेंट रहेंगे। चलिए, मतलब प्रियंका जी की मौजूदगी वहां पर ये बतलाती है कि अगर वो वहां है तो जनता के अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि चलिए प्रियंका जी आई तो। और यही बात विजय, अगर अमेठी की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की जो पूरी टीम है वो अमेठी के अंदर है, और इस बार अमेठी की जो कमान है पूरे रूप से वो प्रियंका गांधी के पास है। वैसे तो रायबरेली की कमान भी उनके पास है, लेकिन क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी स्वयं इतने बड़े नेता हैं तो उनके जो साथ में जो टीम है वो काम कर सकती है, लेकिन उन पर कोई ऊपर हावी हो सके तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अमेठी में इसके उलट है। तो अमेठी के अंदर उस पूरी टीम को आप कैसे देखते हैं, और अमेठी के अंदर स्टार प्रचारकों की अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर उनकी क्या स्थिति आपको लगती आई है? और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर बात होती है, योगी फैक्टर, वो वहां पर कितना कारागार नजर आ रहा है? विजय, जैसे नामांकन के समय पे केएल शर्मा के प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी और आते ही उन्होंने एक शब्द कहा था कि मुझको अपने भाई के नामांकन में जाना है, और वो बहुत जल्दबाजी में वहां से निकल गई। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इसका विरोध था। कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल गांधी यहाँ से लड़े। यहाँ पर कांग्रेस कर्ताओं ने फांसी तक लगाने की प्रयास किया था, धरने पर भी बैठे थे। उनके ना लड़ने से कहीं ना कहीं यहाँ पर मायूसी है। अगर राहुल यहाँ से लड़ते तो समीकरण कुछ दूसरा भी हो सकता था। और रही बात बीजेपी के प्रचारक की, तो स्मृति ईरानी एक दिन में कम से कम 15 से 16 गांवों में लगातार जा रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं, और योगी और मोदी जी के काम को भी गिना रही हैं। और कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक बड़ा प्रभाव भी है, और इससे कहीं ना कहीं उनको फायदा ही मिलेगा। चलिए विजय, फायदा भी मिलेगा। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां भी कर रही हैं। मैं विवेक, अगर कन्नौज की हम बात करें तो एक बसपा फैक्टर की बात हो रही थी, और ये जो बसपा फैक्टर है इस बार बहुत कम नज़र आ रहा है। मतलब बसपा की बात करते हुए अभी तक बहुत सारे लोग दिख नहीं रहे हैं। तो अगर कन्नौज को हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कन्नौज में बसपा कोई बहुत बड़ा खेल कर सकती है, या बसपा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट कांग्रेस और जो सपा के समर्थित जो कैंडिडेट हैं अखिलेश, उनको कुछ मदद हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी को वो मदद देती दिखती है? विवेक जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर बसपा द्वारा जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर चलता था हमेशा, उसी के तहत बसपा द्वारा यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है। वहीं मुस्लिम वोट में कहीं ना कहीं सेंध लगाएगा बसपा प्रत्याशी, तो इसको समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान करने के लिए ही कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं और भी वोट बैंक बसपा की तरफ मूवमेंट करने को लेकर वहां पर जोर बांधेगी। वहीं अगर हम बात करें कन्नौज पूरी लोकसभा की, लोकसभा में 5 विधानसभा हैं, जिसमें 4 पर अभी भी विधानसभा में विधायक भाजपा के हैं, 1 पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का है विधायक। वहीं यहाँ पर इस समय ज्यादातर जो चल रहा है वो लोधी वोट, जो कि कल्याण सिंह बाबू जी का नाम भी कई जनसभा में भी लिया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, या आज गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री बाबू सिंह का, कल्याण सिंह का नाम लिया था। लोधी वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है कन्नौज लोकसभा में, जिसको लेकर लगातार दोनों पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियां लोधी वोट को बांधने में जुटी हुई है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पाल समाज पर भी नजर है,
इसको लेकर संभवतः यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो सीधा यही कह रहे हैं कि इसी वजह से प्रदेश का अध्यक्ष अभी समाजवादी पार्टी ने जो नियुक्त किया है कल परसों में, वो पाल समाज ने इसीलिए नियुक्त किया है क्योंकि पाल समाज का वोट बैंक जो अपने पक्ष में जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। विवेक, मतलब आपको क्या लगता है, अगर हम सीधी सीधी बात करें और एक आम जनमानस के नजरिए से पूछे तो चुनाव वहां एक तरफा है या चुनाव में जो दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं वो कांटे की टक्कर एक दूसरे को देते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल एक तरफा चुनाव जैसे था भारतीय जनता पार्टी का जब तेज प्रताप को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास समाजवादी के। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं लास्ट मोमेंट पर स्वयं ही पर्चा फाइल किया। वही पर्चा फाइल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हल्के में चुनाव ले गई कि अब तो एक तरफा चुनाव हो गया, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई रैलियां लगी। अब यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, क्योंकि सांसद सुब्रत पाठक एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के स्वयं है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मैनपुरी में चुनाव होने के बाद अब उनकी पत्नी जो कि कन्नौज से पहले सांसद भी रही हैं और इस समय चुनाव भी लड़ रही, मैनपुरी से सांसद भी हैं, डिंपल यादव, और उनकी बेटी भी चुनाव प्रचार में आई है। आज कन्नौज में पहुंची डिंपल यादव और उनकी बेटी भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार प्रचार में स्टार प्रचारक हर रोज कन्नौज कोई ना कोई आ जा रहा है, क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का पहले गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पूरा तोड़ लिया। इसके बाद कहीं ना कहीं हल्के में चुनाव ना लेकर भारतीय जनता पार्टी कोर कसर कतई छोड़ नहीं रही है, लगातार पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इस बार का चुनाव वहां पर भी रोचक चल रहा है, रोचक की बात हो रही है। राघवेंद्र, देखिए सब लोगों को आपने भी सुना, और क्योंकि लखनऊ बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बार अगर आप देखें इस पूरे चुनाव में एक बात सबसे अलग नजर आती है कि इस बार उस बसपा की चर्चा नहीं हो रही है, उस बहुजन समाज पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है जिसकी चर्चा वास्तव में हर एक चुनाव में होती थी। राघवेंद्र, आप देखें जितने भी चुनाव हुए हैं तो वहां पर बसपा को एक बड़ा फैक्टर माना जाता था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बात हो रही है तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी बात हो रही है। तो ये जो एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है, इसे लेकर वहां क्या चर्चा है, इसे लेकर आप क्या देखते हैं? और अमेठी के अंदर, क्योंकि अभी अमेठी की और रायबरेली की बात दोनों लोगों से आपने भी सुनी, अमेठी और रायबरेली में जो सरकार के महत्वपूर्ण फैसले हैं या जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं? राघवेंद्र, पहले मैं अमेठी और रायबरेली क्या बताता हूँ, उसके बाद फिर बसपा की बात करता हूँ। हाँ, अगर हम अमेठी और रायबरेली की बात करें, हम जरा पिछले चुनाव में जाएं, 2019 का लोकसभा का जब चुनाव था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा का बसपा से, सपा का कांग्रेस से और सपा का आरएलडी से, सपा का सुभाषपा से ये गठबंधन विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हो चुका है और ये गठबंधन सफल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये गठबंधन बने तो, लेकिन उस मापदंड को नहीं प्राप्त कर सके जिस मापदंड के लिए बना था कि हम बीजेपी को हराएंगे। वोटों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में जब बसपा 10 सीट लाई, 0 से 10 सीट पाई, और गठबंधन कैसे टूटा कि समाजवादी पार्टी का वोट कन्वर्ट नहीं हुआ और बसपा को नहीं मिला, ये आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगाया और गठबंधन तोड़ा। अब बात करते हैं अमेठी और रायबरेली की क्या कंडीशन होगी। तो जो पिछला चुनाव था जब राहुल गांधी 50,000 वोट से हारे थे स्मृति ईरानी से, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में बार बार ये कह रही थी कि वायनाड का जो ही मतदान हो जाएगा राहुल गांधी दूसरे जगह से भी पर्चा भरेंगे, और हुआ भी वही। एक तरह से राहुल गांधी कांग्रेस की बात की जाए तो मोदी के स्टेटमेंट पे या उन्हीं के सजाए हुए फील्ड पे बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे। केएल शर्मा को उतारना भारतीय जनता पार्टी ये बताने में अब तक सफल दिखाई दे रही है कि ये रण छोड़े हैं, ये मैदान छोड़कर भागे हैं, और स्मृति ईरानी से हार के डर से इन्होंने रायबरेली को चुना है और इनको हम अमेठी में हरा है और रायबरेली में हराएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर वोटों की बात करें कि कैसे समीकरण क्या बनते बिगड़ते हैं, तो आप देख लीजिए रायबरेली का समीकरण क्या होगा। जब सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ थे
और रायबरेली तो जीते लेकिन अमेठी हारे। आज कांग्रेस के वो कद्दावर नेता दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे आदित्य सिंह जो विधायक भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस क्या रायबरेली भी फतह कर पाएगी। और दबे जुबान से तो चर्चा ये भी सुनने को मिलती है कि कांग्रेस द्वारा जो इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें रायबरेली की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी, इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली से चुनाव लड़ना छोड़ भी दिया था। और एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के चुनाव प्रभारी भी रह चुकी हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए भी प्रियंका गांधी चुनाव में नहीं उतरना चाहती थी कि अगर मैं प्रत्याशी बनती हूँ और हार जाती हूँ तो फिर हमारा राजनीतिक भविष्य ही अंधकारमय हो जाएगा। बात अगर अमेठी की करें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से प्रत्याशी बने होते तो स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर दे सकते थे। तो हार जीत अपनी जगह है, वो तो 4 जून को पता चलता कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन एक कठिन चुनौती स्मृति ईरानी को मिल सकती थी, लेकिन केएल शर्मा वो चुनौती नहीं दे पाएंगे जो राहुल गांधी दे रहे। अच्छा राघवेंद्र, ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है, मतलब अगर हम चर्चाओं की बात करें तो ये भी एक चर्चा है, ऐसी चर्चा है कि पहले जब स्मृति ईरानी वहां पर आई और राहुल गांधी चुनाव हारे तो स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता थी, तो शायद कांग्रेस को भी ऐसा लगा हो। इस तरीके की बातें हो रही है कि अगर केएल शर्मा वहां चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी। वो शायद ये समीकरण सजाकर बात की होगी, ये भी चर्चाएं हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, ये हो सकता है कि कांग्रेस इस स्ट्रेटजी को अपनाई हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की सीट बदल सकती है और किसी को भी प्रत्याशी बनाकर जिता सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ। तो कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की 72 सीटें थी और 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी एक साथ थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की 64 सीटें थी। और इन दोनों चुनावों की बात करें तो कांग्रेस की 1 बार 2 और 1 बार 1 सीट है। तो हम ऐसी नकल नहीं कर सकते हैं जो हमसे बहुत बलवान दिखाई दे रहा हो वर्तमान राजनीति में, हम उसी की नकल पे चले क्योंकि कई बार नकल करना भारी पड़ जाता है। केएल शर्मा वो चुनौती देते हुए दिखाई नहीं दे रहे जो राहुल गांधी दे सकते थे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार यही बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी से हार के डर से राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। और ये राजनीति में चुनाव के वक्त इस तरह का निर्णय लेना आपको भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप अमेठी से लड़ते तो ये माना जाता कि आप टक्कर देने आए हैं, जीत के इरादे से आए हैं। हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस की एक पॉलिटिक्स हो कि जो सोनिया गांधी की विरासत हो वो बेटे राहुल गांधी संभालें। हार जीत अपनी जगह है, इसलिए राहुल गांधी वहां से आए हो, लेकिन कांग्रेस की राहें आसान नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह कन्नौज में अखिलेश यादव की राहें आसान नहीं है, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन भी नहीं है और इस तरह का कोई वोट बैंक की बात करें तो बसपा गठबंधन के साथ नहीं है। और बसपा को किसी भी चुनाव में चाहे वो जिन सीटों पे मजबूत रहती है उत्तर प्रदेश के अलावा भी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इस बार के चुनाव में देखिएगा बसपा अपने वोट बैंक को पुनः वापस पाती हुई दिखाई दे रही है। पूरा वोट प्रतिशत तो नहीं पाएगी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत इस बार बढ़ेगा और उसका मूल काडर का जो वोट बैंक है वो उसकी तरफ वापस आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अच्छा राघवेंद्र, आपको लगता है कि जो इस बार है, इस बार भी बसपा एक एक्स फैक्टर के रूप में उत्तर प्रदेश में रहेगी? बेशक फैक्टर के रूप में दिखाई भी दे रही है, क्योंकि उसका प्रत्याशी चयन जो है, कहाँ पे मुस्लिम हमको उम्मीदवार उतारना है, कहाँ पे ब्राह्मण उम्मीदवार उतारना है, कहाँ ठाकुर उम्मीदवार उतारना है, उसने बहुत स्ट्रेटेजी प्लान से दोनों को घेरने का प्रयास किया है। अगर कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है तो कुछ सीटों पे जो इंडी गठबंधन है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उसको भी घेरने का प्रयास किया है, क्योंकि जहां भी वो यादव और मुसलमान उतार रही है तो ये मान कर चलिए कि वहां पे जो इंडिया गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा उसको। और यही कारण है कि रायबरेली में, अमेठी में, कन्नौज में इन तीनों सीटों पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब बसपा की अनदेखी कोई नहीं कर सकता वर्तमान में। अगर इन 3 सीटों की बात करें तो कुछ ना कुछ तो वो एक कहते हैं ना कि एक गिफ्ट देगी जरूर, ये आप कह रहे हैं।
जी बेशक, क्योंकि वो उसका साइलेंट वोटर है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का वोटर साइलेंट वोटर है, इंटर इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं दिखाई दे रही। उसी तरह बसपा का एक वोट बैंक है जो बहुत साइलेंट रहता है, वो चुपचाप जाकर अपना वोट करता है। और कांग्रेस से जब वोट बैंक छिटक कर बसपा के साथ जब से चल रहा है, बसपा की यही मजबूती थी और बसपा अपने मूल काडर का वोट इस बार बढ़ती हुई डिजिट में पाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब लगता है आपको कि बसपा बढ़ रही है। नावेद भाई देखिए, बहुत सारी चीजें सभी लोगों ने बताई। नावेद भाई, यहाँ दो तीन चीजें हैं। एक, ये कहा जा रहा है लगातार कि जो वोट प्रतिशत है वो कम हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो कम हो सकते हैं, मतलब जो वोटर है वो उनका कम हो सकता है। इस तरीके की जो 3 फेस हुए हैं ऐसा कहा गया। उसके अलावा वहां पर जो एक जातिगत चुनाव की बात हो रही थी कि ये जातियों में बंधा हुआ चुनाव है इस बार, और यहां पर इस बार जो जातियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। वैसे तो हर बार जातियों की बात होती है, लेकिन इस चुनाव में थोड़ी ज्यादा हो रही है। इन दोनों विषय पर आप थोड़ा सा अपना एक जो बता सकते हैं पूरा का पूरा कि वास्तव में ये कितना बड़ा फैक्टर यहां पर दिख रहा है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले चुनावों की अपेक्षा वोट प्रतिशत थोड़ा सा भी अगर कम हुआ है तो वो चिंता का एक सबब है। चिंता देश के लिए है, लोकतंत्र के लिए। अगर वोट कम होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए भी ये खतरनाक है। और सिर्फ सत्तारूढ़ भाजपा के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी अलग अलग राय सामने आ रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रही कि विपक्ष इतना मजबूत है कि इतनी ताकतवर भाजपा को वो हरा देगा, इसलिए विपक्ष का वोटर घर बैठा रहा और उसको नहीं लगा कि विपक्ष भाजपा को हरा पाएगा। एक पॉइंट ये सामने आ रहा है। दूसरा, एक बहुत मजबूती से ये बिंदु भी पेश किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जोश था, उसको जिताने की जो उत्साह होते उत्तर प्रदेश में लोगों में एक तड़प थी, एक ललक थी, वो देखने को नहीं मिली जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे। और चुनाव शुरू होने से पहले हम देख रहे थे कि यूपी जो सबसे बड़ी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा कही जाती है, सबसे बड़ा किला कहा जाता है, जहां राम मंदिर की इतनी बड़ी उपलब्धि 500 साल की, जहां योगी जैसा इतना बड़ा नाम जिसकी पूरे देश में ख्याति है, उनकी एक गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस की, उनकी बुलडोजर मॉडल की, जहां पर लाभ की बहुत सारी योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार है, जहां पर काशी है, जहां पर मथुरा है, यहां पर कम से कम 70-75% तक वोट हो जाता तो कोई ताजुब नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा वोट बैंक यही है। और 80 का लक्ष्य अगर भाजपा ने रखा है तो इसमें कोई ये सवाल तो उठेगा, तो कम से कम 70% वोट पड़ना चाहिए था। यानी जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले 2 चुनाव अगर लोकसभा के देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का जो जो ग्राफ बढ़ा वो वोट प्रतिशत बढ़ा, तो उसके लिहाज से भाजपा को भी खतरा है। और दूसरे लिहाज से अगर देखिए तो विपक्ष में भी उदासीनता है, कमजोरी है। विपक्ष को उम्मीद नहीं कर रहा है विपक्ष का वोटर कि ये भाजपा को हरा पाएगा, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा टेम्परेचर है। चौथा, ये बात भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि चुनाव आयोग को मजबूती से जब वोट कम हो रहा था तो कम से कम एक चरण के बाद दूसरे चरण की तैयारी में थोड़ी सी एक जोश दिखाना चाहिए था, प्रचार तंत्र और इस तरह के कार्यक्रम रखना चाहिए थे, जिससे कम से कम वोटर बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। या ईवीएम की और तमाम जो चुनाव की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कोई ना कोई कमी है, क्या कारण है, उसकी समीक्षा होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर खतरा वोट कम होने का विपक्ष को है तो ज्यादा खतरा भाजपा को यानी सत्तारूढ़ पार्टी को है, क्योंकि ये बिल्कुल देखा जाता है कि भाजपा का जो जो जनाधार बढ़ा है वो वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो ये एक तो बात हो गई। दूसरी बात, जिन सीटों की आप चर्चा कर रहे हो उसमें एक एक क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीटों की आपने बात की, एक एक लाइन में अपनी बात खत्म कर देंगे कि अमेठी में अगर कहा जाए तो अमेठी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में, शर्मा जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो वर्कर हैं, तो मैं उनको वर्कर नहीं मानता हूं। बहुत सारे लोग वर्कर नहीं मानते हैं। वर्कर का होता है कि जमीनी संघर्ष करना, लोगों से मिलना। वो मैनेजर रहे हैं और वो हाई फाई नेताओं के मैनेजर रहे हैं। पीएस और मैनेजर जमीन पे काम नहीं कर सकता है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि उस अमेठी में जहां पर हमेशा प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की थी अपने भाई को जिताने के लिए, हालांकि सफलता पिछली बार नहीं मिली थी, वहां पर प्रियंका जी इसलिए मेहनत नहीं करती नजर आ रही हैं या उनका शेड्यूल जो है वो कमजोर नजर आ रहा है रायबरेली को लेकर, क्योंकि उनका पूरा तवज्जो, उनका पूरा ध्यान जो है रायबरेली को लेकर है। अमेठी में वो उतना ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि
एक बात सबसे बड़ी यह कि रायबरेली जिताना कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन रायबरेली भी कमजोर क्यों पड़ रहा है कांग्रेस के लिए, मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, बिल्कुल, एक बात को मानना पड़ेगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर, मोदी की लहर इतनी तेज थी कि कांग्रेस, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश से हुआ था, जिस कांग्रेस के नेताओं की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, उस कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, जिसने 50-60 साल तक इस देश में राज किया था, उस कांग्रेस का सफाया हो गया था। केवल एक सीट मिली थी रायबरेली की, एक सीट केवल मिली थी। उस सीट पर छलांग लगा के राहुल गांधी जी बैठ गए। वो राहुल गांधी जिनसे पूरे देश के विपक्ष को उम्मीद है कि वो मोदी को हराएंगे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे महफूज हलवा सीट पे जाके बैठ जाना, ये अच्छा इसका संदेश नहीं जा रहा है। एक चीज ये रायबरेली से जुड़ी हुई जो आपने चर्चा की और आपके रिपोर्टर्स के साथ मंथन हुआ, उससे मेरे एक बात समझ में नहीं आई। मेरी जिज्ञासा इस बात से जुड़ी हुई है क्योंकि जो इनपुट्स आपको मिले हैं वो वाकई बहुत गंभीर है कि वहां पर बीजेपी का सबसे बड़ा सपना है कांग्रेस मुक्त कर देना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त कर दिया, एक सीट बची थी पिछली बार। उस सीट को अगर, उस किले को भी ढा देती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये भाजपा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और उस उपलब्धि की तरफ बीजेपी मेहनत कर रही होगी। इस मेहनत के बीच में दो नेता बाहर से आते हैं, कांग्रेस मूल रूप से वो भाजपा के नेता नहीं है, तीनों, चाहे उसमें पांडे जी हो, हाँ, चाहे जो लड़ रहे हैं वो भी बाहर से आते ये हैं। कांग्रेस से जो जिनकी चर्चा आपने, ये दोनों, ये दोनों नेता अगर बीजेपी यानी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा सपना साकार होने में मदद नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी को कम से कम सख्ती से इनकी सेवाएं लेना पड़ेंगी। मनोज पांडे का जनाधार इतना बड़ा वहां पर रहा है कि जब योगी की लहर, जब मोदी की लहर, जब बीजेपी की लहर, जब राष्ट्रवाद, जब राम मंदिर, जब हिंदुत्व, तब मनोज पांडे वहां समाजवादी पार्टी को जीत जिताते रहे। यानी उनका वहां पर जनाधार है। अगर वो नाराज होकर बैठ जाते हैं तो आप आए क्यों हो? आप जाइए। मनोज पांडे के साथ ये मजबूरी है कि वो कहीं जा नहीं सकते। कैसे जा सकते हैं? अभी कल के तो आए हुए, अब तो कहीं नहीं जा सकते। तो कम से कम जिस इतनी बड़ी पार्टी ने, जिसकी सरकार हो, आगे भी सरकार बन जाने की संभावना हो, उसने आपको एक स्थान दिया है, आपने ज्वाइन किया है और आप बहुत बड़ा मुद्दा लेके बीजेपी में शामिल हुए हो। जानते हैं क्या मुद्दा है जो प्राण है भारतीय जनता पार्टी की? मनोज पांडे ने कहा मंदिर जाने नहीं दिया, हमें राम मंदिर के दर्शन नहीं करने दिया अखिलेश यादव ने। इस समाजवादी पार्टी में मैं नहीं रह सकता, मेरा दम घुटता है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आता हूं जो राम की पार्टी है। इतने बड़े मुद्दे को लेकर तुम आयो और सबसे बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस मुक्त करने का, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली का आखिरी किला फतेह करने का जो सपना है भारतीय, उसको साकार करने के लिए आप मेहनत करिए। ये तो आपकी जिद इतनी बड़ी पार्टी, चलिए ये तो बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि आखिर वहां पर क्या करना चाहिए। नावेद भाई, एक अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूं कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस वोट प्रतिशत के कम होने के बाद भी महिलाओं की तादाद ठीक ठाक रही है, तो ऐसे में क्या महिला मतदाता इस बार एक बड़ा फैक्टर हो सकती है? नावेद भाई, ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात है, हर किसी की नजर इसके ऊपर है। देखिए, एक बात पे चर्चा नहीं हो रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हाँ। उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, ये लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, इसमें आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जो भाजपा की उपलब्धि थी लोकसभा चुनाव जीतने की, हाँ। उससे 4 कदम आगे भाजपा सफल हो सकती है। लेकिन भाजपा की कुछ मुझे कमी नजर आ रही है। क्या कमी नजर आ रही है? पिछले लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की 2 साल की सरकार थी, इस बार 7 साल की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे देश में धूम मचा दी है। योगी का बुलडोजर मॉडल जो है, योगी की जो महिलाओं की सुरक्षा का मॉडल है, योगी का जो अपराधियों को खत्म कर देना, मिट्टी में मिला देने का मॉडल है, इसे पूरे देश ने पसंद किया है। और इस मॉडल का फायदा मोदी जी ने भी उठाया है। आपको याद दिला दूं, हिंदी बेल्ट में आज की तारीख में भी, अभी कुछ महीने पहले तक भी, हिंदी पट्टी में भी कांग्रेस कब्जा किए हुए थे कई राज्यों पर। योगी का यह मॉडल उत्तर प्रदेश की सरहदों में नहीं है, पूरे देश की सरहदों में कई राज्यों को योगी जी ने सफलता दिलाई है भाजपा को। लेकिन इस चुनाव में
जिस तरीके से मैं मानता हूं कि मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी जो लोकसभा चुनाव में वो पूरे देश में योगी मॉडल को पेश करना चाहिए थी बड़ी शिद्दत के साथ। योगी मॉडल जो है उसको पूरे देश ने पसंद किया है, कई राज्य जीते हैं इसके ऊपर, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्रचार तंत्र है, जिस तरह से जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं, उसमें योगी का सुरक्षा मॉडल उस तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से पेश करना चाहिए था। मुझे याद है विधानसभा चुनाव बहुत कठिन हो गया था, विधानसभा चुनाव कोई आसान नहीं था, लेकिन योगी का जो सुरक्षा का मॉडल है उसकी तूती बोल रही थी। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश ये कहता है कि सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए हमारे घर की महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान सबसे जरूरी है। तो मतलब आपको लगता है नावेद भाई, लगता है कि ये जो सुरक्षा वाला मैटर है, वहां पर सड़क पर निकलना, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी नहीं, ये जो महिला फैक्टर है, मैं इसी को लेकर आपसे कह रहा था, महिलाओं का वोट जो पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, योगी उपलब्धि है। मतलब आपको लगता है कि महिला फैक्टर एक बड़ा फैक्टर इस बार भी लोकसभा चुनाव में हो सकता है, मतलब बड़ा बदलाव महिलाएं कर सकती हैं। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का, और इसका क्रेडिट योगी सरकार को जाता है, क्योंकि हाँ जी 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 बिल्कुल, ये तो देखना है भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें क्रेडिट किस तरीके से लेना है, और कांग्रेस को भी देखना है कि उन्हें उसका जवाब किस तरीके से देना है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ये वो सीटें जिन सीटों को लेकर हर किसी की नज़र है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहेगा, और ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, जाइएगा नहीं। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।